टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, आज हम इस वीडियो के अंदर जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं व्यापारिक बैंक के रिगार्डिंग, जिसको हम जो है व्यावसायिक बैंक के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक किसको कहते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के क्या क्या काम होते हैं, कमर्शियल बैंकों के क्या क्या टाइप होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, और आखिर किस तरीके से कमर्शियल बैंक जो है वो साख का सर्जन करता है, क्रेडिट क्रिएशन जो है किस तरीके से करता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है आज कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग पता चलने वाली हैं। इस वीडियो के बाद आपको जो है और कोई भी वीडियो कमर्शियल बैंक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी डाउट आपका जो है कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग जो है वो नहीं रहेगा। तो वीडियो को जो है गाइस लास्ट तक जो है ज़रूर देखिएगा, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना बकवास के मुद्दे को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक का जो मीनिंग है वो क्या होता है, या कमर्शियल बैंक के मीनिंग से पहले अगर हम बात करें तो कमर्शियल बैंक का ओरिजिन जो है कैसे कमर्शियल बैंक आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इसके रिगार्डिंग ज़रा हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है भाई कमर्शियल बैंक से पहले तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि बैंक शब्द जो है वो कहाँ से आया है। कह रहा है बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो इटालियन भाषा के शब्द बैंको से हुई मानी जाती है, फ्रेंच भाषा के शब्द बैंके से बदलता हुआ, और अंग्रेजी भाषा में जो है इसको बैंक किया गया है। मतलब 3 वर्ड इसने यहाँ पे बोले, पहला इटालियन, दूसरा फ्रेंच, और इंग्लिश का जो वर्ड है वो है बैंक। इसमें कह रहा है इसी से कालांतर में बैंक शब्द का जो बैंक शब्द मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए प्रयोग होने लगा। तब से ही जो है बैंक शब्द का यूज वो सारी की सारी संस्थाएं जो मुद्रा के लेन देन का कार्य करेंगी उसको जो है बैंक के नाम से जाना जाने लगा। एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है ना वो जर्मन भाषा के बैंक शब्द से हुई है। इटालियन भाषा में, जैसे उसने अभी ऊपर बोला था कि भाई इटालियन भाषा में जो है क्या कहते हैं, बैंको से, ठीक है, बैंको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि इटालियन भाषा में बैंको शब्द का जो मतलब है वो बेंच से था। तो इटाली में उस समय यहूदी मुद्रा परिवर्तन का कार्य बेंचों पर बैठकर किया करते थे, उन्हें बेंची या बेंचेरी कहा जाता था। सबसे पहले 1157 में इटली के शहर वीनस में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी। आधुनिक ढंग के बैंकों का विकास यूरोप से ही प्रारंभ हुआ। मतलब बैंकों का जो ओरिजिन है, जो मेन वो है, वो क्या है, यूरोप ही है। सबसे पहले यूरोप में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी इनकी स्थापना होने लगी। सबसे पहले क्या हुआ, कह रहे आधुनिक बैंकों का शुभारंभ जो है ना वो 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हुआ माना जाता है। सबसे पहले 1609 में बैंक ऑफ अमेस्टर्डम इसकी स्थापना हुई। उसके बाद सन 1619 में बैंक जर्मनी में स्थापना हुई, और उसके बाद जो है 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, और फिर धीरे धीरे ऐसे कोई बैंक का विस्तार होने लगा। तो मेन जो वो है हब जो है वो कह रहा है भाई यूरोप से ही जो है बैंकों का विकास हुआ, और यूरोप के बाद धीरे धीरे जो है विश्व के अन्य राष्ट्रों में इसकी स्थापना होने लगी। ये यहाँ पे बताया गया कि भाई बैंक का जो ओरिजिन है मेन वो क्या है। अच्छा, ये हमारा इतना मोटिव नहीं है इसको पढ़ने का, बस ये आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहा है कि बैंक वर्ड जो है वो कहाँ से आया, कमर्शियल बैंक जो है कैसे कैसे जो है एस्टैब्लिश हुए। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले इसके अंदर पढ़ना है कि भाई जो कमर्शियल बैंक होते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या है। अलग अलग बंदों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे भाई यहाँ पे कहता है कि बैंकिंग से तात्पर्य ऋण देने और विनियोजन के लिए जनता से धन जमा करना जो मांग करने पे लौटाया जा सकता है, तथा चेक, ड्राफ्ट अथवा अन्य प्रकार की आज्ञा द्वारा निकाला जा सकता है। इनके अकॉर्डिंगली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली बैंकिंग क्या है, कह रहा है भाई जो लेन देन का काम करती है, ऋण देने का काम करती है, और जो जनता से उन्होंने पैसा जमा किया है जब भी वो पैसा मांगे उनको लौटा सकते हैं, चेक से, ड्राफ्ट से या किसी भी अन्य मेथड से वो पैसे को निकाल सकते हैं, उसको जो है कमर्शियल बैंक बोलेंगे। ये किसके अकॉर्डिंगली था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली। ऐसी कई सारी डेफिनेशन है। सबसे आसान और सबसे सुविधाजनक जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई व्यावसायिक बैंक जो है वो साख का एक निर्माता है और विनिमय को सुविधाजनक बनाने वाला एक यंत्र है। सबसे इजी और सबसे आसान डेफिनेशन है। क्या बोला इसने बोला
कि बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है वो साख का एक निर्माता है। मतलब ये क्या करता है, ये क्रेडिट क्रिएशन करता है, पैसों से पैसा बनाता है, भी हम आगे पढ़ेंगे, और विनिमय को सुविधाजनक बनाता है। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब है अदला बदली, एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज, मुद्रा का एक्सचेंज। तो कह रहा है उसको सुविधाजनक बनाने में क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ये एक टूल है जिसकी माध्यम से क्या करते हैं, लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देता है जिसको लोन की जरूरत होती है, और इस तरीके से वो साख का निर्माण करता है। हमारा पैसा जमा करता है, जरूरत पड़ने पे हमें जब भी जरूरत होती है हमको लौटा देता है। तो मुद्रा का लेन देन का कार्य विनिमय में भी हेल्प करता है, और मनी क्रिएशन, साख के सर्जन में भी हेल्प करता है। तो उसको जो है कमर्शियल बैंक का नाम देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण डेफिनेशन लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं कि कमर्शियल बैंकों के जो है वो फीचर्स क्या होते हैं। कमर्शियल बैंक के अगर हम फीचर की बात करें तो सबसे पहले तो भाई कमर्शियल बैंक जो है वो मुद्रा के लेन देन का कार्य करती है, ठीक है। दूसरा, ये हम ऊपर ही बात कर ली हमने इसकी रिगार्डिंग। दूसरा, बैंक जो है वो जनता से ऋण देने के उद्देश्य से जमाएं प्राप्त करता है। भाई हमारा पैसा, जनता का जो पैसा है, कमर्शियल बैंक अपने पास डिपॉजिट करता है। किस पर्पज से करता है, उसका उद्देश्य क्या है कि उस पैसे को वो आगे लोन में जो है कैरी फॉरवर्ड कर दे। और जो बैंकों का उद्देश्य होता है, इन कमर्शियल बैंकों का उद्देश्य वो होता है प्रॉफिट मेकिंग, कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ कमाया जा सके। ये इनका जो है सबसे फर्स्ट मोटिव होता है। तो जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं उनका सबसे पहला मोटिव क्या है कि भाई कैसे भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो भाई एक मुद्रा के लेन देन का काम करता है इस, और पैसे जनता से जमा क्यों स्वीकार करता है, ताकि वो उसको आगे लोन में दे सके और उस पर ब्याज कमा सके। बैंक की इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो यही होता है, और प्लस लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ये काम करते हैं। तो ये 3 तरीके के फीचर कमर्शियल बैंक में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं और क्या क्या फीचर्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। कह रहा है व्यापारिक बैंक जो है ना, साख का व्यवहार करते हैं और इनमें साख निर्माण करने की योग्यता होती है। ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि भाई लोगों का पैसा वो किस मोटिव से लेते हैं, ताकि वो आगे उसको लोन में दे सके, उस पर ब्याज कमा सके। और ये उसी सिस्टम से, उसी माध्यम से, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। ये सारी चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर कैसे कमर्शियल बैंक, जनता अपना पैसा जमा करती है, फिर वो उस पैसे को आगे कैसे लोन में देके कैसे साख का निर्माण करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो कमर्शियल बैंकों के अंदर क्रेडिट क्रिएशन करने की जो है योग्यता होती है, ये भी इसका एक बहुत ही बड़ा फीचर है। और जो व्यापारिक बैंक होते हैं, ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जिसकी प्रकृति पूर्णतया व्यावसायिक होती है, प्रॉपर एक बिजनेस की फॉर्म ये होती है। ये इसका एक फीचर है। एंड लास्ट वन इज व्यापारिक बैंक जो हैं वो व्यावसायिक संस्था के रूप में मांग जमाएं पैदा करती हैं, और ये जमाएं विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई वही है कि जनता से पैसा एक्सेप्ट करती है, और जब भी जनता को ज़रूरत होती है मांगने पर उसे किसी भी फॉर्म में उनको जो है लौटा देती है। तो एज उसने क्या बोला था कि भाई ये विनिमय का एक यंत्र है, कौन, कमर्शियल बैंक, और साख सर्जन का एक निर्माता है। तो वो जो उसका मीनिंग, जो उसकी डेफिनेशन है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसी के मीनिंग, उसी के डेफिनेशन से कई सारे फीचर्स भी हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये 6 तरीके के फीचर आप कमर्शियल बैंक के अंदर जो है लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक की, जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, वो है कमर्शियल बैंक के कार्य। कि कमर्शियल बैंक के कार्य, इसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा चार्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें आपको बताया गया है कि कमर्शियल बैंक के जो काम होते हैं ना, उसको हम बेसिकली 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी, दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी, एंड थर्ड वन इज सोशल फंक्शन। कमर्शियल बैंक जितने भी काम करता है उसको जो है 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सोशल। और सोशल वाले को आप ये भी कह सकते हो कि भाई बैंकों का आर्थिक विकास में योगदान देना, सामाजिक कार्य भी कह सकते हो या सोशल वर्क भी कह सकते हो। ये दोनों जो हैं एक ही चीज़ें होती हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, तीनों कामों को 1 बाय 1 हम डीप से पढ़ने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बैंक के प्राइमरी फंक्शन की, कि कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शन जो है वो कितने तरीके के होते हैं। तो कमर्शियल बैंक का जो प्राइमरी जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं 3, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होते हैं, सबसे पहला जो होता है वो होता है जमा स्वीकार करना, दूसरा जो इसका काम होता है वो होता है ऋण देना,
और तीसरा जो इसका काम होता है ये होता है साख का निर्माण करना। ये 3 जो काम होते हैं ये कमर्शियल बैंक के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। 3 इसके जो हमने बोला भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस, इन तीनों कामों में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो प्राइमरी फंक्शन ही है, इसलिए इसको मेन फंक्शन कहते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी की, और इसकी तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अब हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि भाई ये जो प्राइमरी जो फंक्शन होते हैं जिसको मेन फंक्शन भी कहते हैं, इसके अंदर 3 काम आते हैं। आखिर ये जमा स्वीकार करना क्या होता है, ये ऋण देना क्या होता है, और ये साख निर्माण क्या होता है, ये तीनों आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनने हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जमा स्वीकार करना, इसका क्या मतलब होता है। कह रहा है भाई कमर्शियल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जनता से रकम जमा करना। ठीक है, कमर्शियल बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं निम्न है। कैसे कैसे, अब हम अपना पैसा कमर्शियल बैंकों के पास जमा कराते हैं, तो ये आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए इसने यहाँ पे आपको बेटा 4 तरीके के अकाउंट लिख रखे हैं, करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। हम कमर्शियल बैंकों के पास कई सारे तरीके के अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसने आपको यहाँ पे 4 अकाउंट के बारे में बताया है। करंट अकाउंट में जो जमा डिपॉजिट होती है उसको करंट डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग अकाउंट में जो जमा डिपॉजिट होती है उसको बचत जमा कहते हैं। फिक्स अकाउंट में जो डिपॉजिट होती है उसे एफडी कहते हैं, और रिकरिंग अकाउंट में जो डिपॉजिट होती है उसे आवर्ती जमा कहते हैं। तो 1 बाय 1 समझते हैं कौन सी डिपॉजिट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट डिपॉजिट किसको कहते हैं, चालू जमा। चालू जमा या चालू खाता क्या होता है ये जरा समझेंगे। तो कह रहा है भाई चालू खाते की जमाएं चालू जमाएं कहलाती हैं, मतलब करंट अकाउंट के अंदर जितना भी पैसा जमा है वो आपकी करंट डिपॉजिट कहलाएगी। क्वेश्चन ये है व्हाट इज करंट अकाउंट, चालू खाता जो है वो क्या होता है, क्योंकि मुझे अगर जब तक करंट अकाउंट ही नहीं पता होगा तो उसके अंदर जो पैसा जमा है उसके बारे में कैसे बात कर पाऊंगा। तो कह रहा है भाई चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें जमा की गई रकम जब चाहे निकाली जा सकती है, जब चाहे। चूंकि इस खाते में आवश्यकता अनुसार कई बार रुपया निकालने की सुविधा रहती है, इसलिए बैंक इस खाते का धन का प्रयोग करने में स्वतंत्र नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट बेसिकली बेटा उनका खुला जाता है जो कि व्यापारी होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जिन्हें एक दिन में कई बार पैसा निकालने की, पैसा जमा करने की जो है नीड पड़ती है। तो जितने भी ट्रेडर्स, जितने भी व्यापारी, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, उनका जो अकाउंट होता है वो करंट अकाउंट होता है, क्योंकि उनको एक दिन में कई बारी क्या होता है, कई बारी पैसा जमा करना और कई बारी पैसा डिपॉजिट करने के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उनका जो अकाउंट ओपन होता है वो करंट अकाउंट ओपन होता है, और क्योंकि बैंक को उनका पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है, कभी भी वो निकाल सकते हैं, कभी भी वो उसको जमा कर सकते हैं, इसलिए बैंक उनके खाते के अंदर जितना भी पैसा जमा है उसका यूटिलाइज वो नहीं कर सकते। बैंक उस खाते को स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। यही कारण है कि बैंक ऐसे खातों पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि करंट अकाउंट पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि बैंक को इनका पैसा मेंटेन करके रखना पड़ता है। कभी कभी कुछ शुल्क ग्राहक से वसूल कर लेता है, कह रहा कोई ब्याज नहीं देता, उल्टा कस्टमरों से ही कुछ ना कुछ पैसा ले लेता है, जो भी वो सर्विस वगैरह दे रहे हैं उसके पैसे काट लेता है। तो व्यापारियों के लिए ये खाते बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उन्हें दिन में कई बार भुगतान के लिए लेन देन की आवश्यकता पड़ती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो करंट अकाउंट क्या है भाई, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें व्यापारियों का खाता जो है वो खुला रहता है। हम जैसे लोग करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, क्योंकि करंट अकाउंट को लिए उनका खुलता है जिनको कई बार पैसा निकालने की ज़रूरत होती है एक ही दिन में। और अगर आप ये खुलवाते हो तो इसमें आपको अपने पहले बिजनेस के बारे में बताना पड़ता है बैंक को कि मेरा ये बिजनेस है और मैं इस पर्पस के लिए करंट अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। हम क्या प्रूफ दिखाएंगे, वो आपसे जीएसटी नंबर मांगेंगे, प्रोस्पेक्टस मांगेंगे, तो हम अपना करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस है, जीएसटी नंबर है और आपका बिजनेस का कोई प्रोस्पेक्टस वगैरह जिसमें आपके बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, तो ही करंट अकाउंट ओपन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, और बैंक इस पैसे को मेंटेन करके रखता है इनके अकाउंट में, क्योंकि जब चाहे वो पैसे निकाल सकते हैं। इस खाते के अंदर जितनी भी वो होती है उसको चालू जमाएं कहते हैं। अगले अकाउंट की बात करते हैं। अगला जो होता है वो होता है सेविंग अकाउंट, और इस अकाउंट के अंदर जो राशि जमा होती है उसको सेविंग डिपॉजिट कहते हैं, बचत जमा। ये क्या होता है, इन खातों की व्यवस्था विशेषकर उन लोगों के लिए की जाती है जिनकी बचतें छोटी होती हैं
और जिन्हें बैंक से अपनी जमा रकम बहुत बार निकालने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोगों का जो अकाउंट होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, हम लोगों को रोज ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी हफ्ते में चले गए, 10 दिन में चले गए, महीने में चले गए, इस तरीके की ज़रूरत होती है और हम अपनी छोटी छोटी बचते बैंकों के अंदर जमा कराते हैं। इस खाते में ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है। करंट अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम। ये खाता किसके लिए होता है? सैलरीड पर्सन के लिए होता है, फैमिली मेम्बर्स के लिए होता है, और कोई भी बंदा नॉर्मल इनकम वाला इसको जो है ओपन करवा सकता है। बचत खातों में रकम निकालने के लिए जमाकर्ता को बैंक द्वारा चेक की सुविधा प्रदान की जाती है। हम चाहो तो चेक से पैसा निकाल सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पैसा निकाल सकते हैं इस अकाउंट के अंदर। तो हमारे जो अकाउंट होते हैं वो सेविंग अकाउंट होते हैं। अगली बात करते हैं एफडी की। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सावधि जमा खाते में प्राय एक निश्चित अवधि के लिए रकम जमा करवाई जाती है। एक निश्चित अवधि के लिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, 46 दिन से लेकर 3 साल या उससे अधिक टाइम, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी टाइम के लिए लोग क्या करते हैं, अपना पैसा बैंकों के अंदर एफडी करा लेते हैं उस पैसे की, और वो पैसा उस पर्टिकुलर टाइम तक फिक्स हो जाता है। आप उस पैसे को उस टाइम पीरियड से पहले नहीं निकलवा सकते। रकम जमा कराते समय एक जमा की रसीद मिलती है। जैसे मान लो मेरे पास अगर 5 लाख रुपए हैं, मैंने उस 5 लाख को 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक मुझे एक स्लिप देगा कि आपका इतना पैसा 3 साल के लिए आपने इसकी एफडी करा ली है, और ये पैसा आपको 3 साल बाद मिलेगा, और 3 साल बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा विद ब्याज। तो इसमें क्या होता है, जिस पर रकम किस डेट को जब कराया है मैंने पैसा जमा वो लिखा रहता है, और मेरे को ये पैसा 3 साल बाद कौन सी डेट को मिलेगा वो लिखा रहता है। कितने पैसे मिलेंगे विद इंटरेस्ट, कितने इंटरेस्ट रेट पे मैंने एफडी कराई है, सारा का सारा बिल्कुल रिटर्न में गारंटीड अमाउंट होता है जो आपको 3 साल बाद मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि मान लो अगर मैंने 5 लाख रुपए 3 साल के लिए जमा करा दिए 10% के ब्याज पर, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख का जो 10% होता है ये होता है 50,000 रुपए। मतलब हर साल मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे, तो 3 साल तक मुझे कितने पैसे मिलेंगे ब्याज के? 1.5 लाख रुपए सिर्फ ब्याज के। तो 3 साल बाद मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा? 6,50,000 रुपए मिलेगा। 5 लाख तो मैंने जो जमा कराए थे और 1.5 लाख रुपए का जो मुझे ब्याज है, तो टोटल मुझे 3 साल बाद जो पैसा मिलेगा 6,50,000 रुपए मिलेगा। ये जमा रसीद जो है अपरिवर्तनीय होती है, नॉन ट्रांसफरेबल होती है, अर्थात इस पर वर्णित रकम केवल जमा कराने वाले व्यक्ति को ही मिल सकती है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ये स्लिप मेरे पास है और अगर ये स्लिप मैंने किसी और को दे दी कि ले तू ले लिए पैसे, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका नाम उस स्लिप पे मेंशन है ये पैसा केवल उसी को मिल सकता है और किसी को भी नहीं मिल सकता, किसी अन्य व्यक्ति को पैसा नहीं मिल सकता। और यहाँ पे जो ब्याज की तो दर होती है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपको 2% का मिल रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 6% का मिलेगा, कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा यहाँ पे ब्याज की दर आपको देखने के लिए मिलती है। लास्ट वन इज आवृत्ति जमा, रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल एफडी जैसा ही है, फिक्स डिपॉजिट की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एफडी के अंदर टाइम से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपने पैसा फिक्स कर दिया 3 साल के लिए तो वो फिक्स हो गया जी, 3 साल से पहला पैसा नहीं निकाल सकते। अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, आपको बहुत ही ज़्यादा अर्जेंसी पड़ गई, तो आपको फिर एफडी तोड़नी पड़ेगी, उसका जो है आपसे अलग से चार्ज आपको उल्टा पे करना पड़ जाएगा। तो आपको फ़ायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आपको लमसम में अगर आपके पास अमाउंट है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 लाख रुपए थे, मैंने इकट्ठे जमा करा दिए, लेकिन रिकरिंग डिपॉजिट में क्या है, अगर आपके पास इकट्ठे 5 लाख रुपए नहीं है, आप हर महीने पे कर सकते हो, तो आप एफडी की जगह आप रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट खुलवा सकते हो। कह रहा है रिकरिंग डिपॉजिट एक विशेष प्रकार की सावधि जमाएं हैं। कौन सी जमाएं? सावधि जमाएं। सावधि जमा कौन सी? एफडी। कह रहा है ये इसी का ही एक तरीके का टाइप है। इसमें क्या करता है, इसमें जो जमा करता होता है एक निश्चित राशि प्रति मास जमा करता रहता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट जमा करता रहता है। जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये का अगर आरडी अकाउंट खुलवा लिया, रिकरिंग डिपॉजिट को क्या कहते हैं? आरडी अकाउंट। तो हर महीने में 10,000 रुपये जमा कराता रहूँगा 3 सालों के लिए, ठीक है।
कुछ विशेष स्थितियों को छोड़कर इस खाते से मुद्रा एक निश्चित समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती है। यहाँ पे भी पैसा जो है आपका फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप टाइम पीरियड से पहले पैसा निकलवाते हो तो भाई कुछ टर्म एंड कंडीशन होती हैं, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ चार्ज कटेंगे तो वो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर कुछ हो जाता है, वन अदरवाइज जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो ही निकलता है पैसा। इस खाता में ब्याज की जो दर होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची होती है। एफडी की और रिकरिंग की मोस्टली की दोनों सेम ही होती है, ज़्यादा वो नहीं होता, ठीक है। एफडी की सबसे ज़्यादा होती है और निश्चित अवधि समाप्त होने पर ब्याज सहित आपको सारा का सारा पैसा वापसी मिल जाता है। तो ये 4 तरीके के अकाउंट हैं। इसके अलावा और भी अकाउंट होते हैं, जॉइंट अकाउंट वगैरह कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे को जो मेन पढ़ने हैं वो ये है। तो हम कमर्शियल बैंक के साथ जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ये 4 तरीके के अकाउंट हैं। किसमें ब्याज मिलता है, किसमें नहीं मिलता, किसमें ज़्यादा मिलता है, किसमें कम मिलता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। किस अकाउंट जमा, चालू खाते के अंदर जो जमा राशि होती है वो चालू जमा है। बचत खाते के अंदर जो होती है वो सेविंग डिपॉजिट, इसके अंदर जो होती है उसको कहते हैं सावधि जमा एफडी अकाउंट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भी वही कहते हैं सावधि जमा ही है, ठीक है। इस आवृत्ति जमा है, रिकरिंग डिपॉजिट ये कहलाती है। ये एफडी का ही एक टाइप है। यहाँ पैसा अगर आपके पास लमसम है तो एक साथ दे दीजिए, एक साथ नहीं है तो हर महीने की कोई किस्त बांध दीजिए। तो ये फैसिलिटी एक तरीके की ईएमआई वाला सिस्टम हो गया इसके अंदर। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया कि भाई हम बैंक के साथ कैसे कैसे तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे काम की, कि कमर्शियल बैंक का जो दूसरा जो काम है वो है लोन देने का। कैसे कैसे लोन दे सकता है, 5 तरीके के यहाँ पे लोन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंस बता रखा है कि सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या डिफरेंस होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऊपर से हम बहुत ही अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं कि इन दोनों में क्या वो है। भाई इसमें ब्याज की दर कम होती है, इसमें ब्याज की दर ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पैसा जब चाहे निकलवा सकते हैं, यहाँ पैसे जब चाहे नहीं निकलवा सकते। ये ज़्यादा तरल होते हैं, ये कम तरल होते हैं। तरल का मतलब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब जिसमें जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं, बचत में, इसमें नहीं निकाल सकते। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आपका डिफरेंस लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ब्याज की दर कम होती है, ब्याज की दर ऊँची होती है। चेक द्वारा पैसा निकाल सकते हैं, चेक द्वारा नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये मुद्रा का एक अंग होती है, ये निकट मुद्रा का अंग होती है, ठीक है। ये किसी भी समय बिना नोटिस के जब चाहे हमारा मन हो तब निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मेच्योरिटी डेट आएगी तो ही निकल सकता है, उससे पहले नहीं निकल सकता। ये सारे इसमें डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे काम की, ऋण देना। लोन का काम करता है जी ये, ठीक है। तो लोन कैसे कैसे होते हैं, जैसे सबसे पहला जो लोन होता है, देखो बैंक का दूसरा कार्य लोगों को ऋण देना है। बैंकों के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है उसमें से एक निश्चित राशि नगद कोष में रखकर बाकी रुपया बैंक दूसरे लोगों को उधार में दे देता है। जैसे कि हम जितना पैसा बैंक के अंदर जमा कराते हैं तो बैंक को ये पता है कि भाई ये सारा का सारा पैसा एक साथ विड्रॉ नहीं करेगा, ठीक है। उसका कुछ पोर्शन अकाउंट में रखकर बाकी का जो पैसा होता है उसको लोन में दे देता है और उस पर ब्याज कमाता है। यही बैंक की इनकम का मेन सोर्स होता है। इसी तरीके से बैंक चलते हैं। ये बैंक प्राय उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। मतलब कुछ सिक्योरिटी रखकर जो भी बंदा लोन लेना चाहता है, जो भी उत्पादक लोन लेना चाहता है, उनको लोन में दे देते हैं। ऋण की रकम प्राय जमानत के मूल्य से कम होती है। मतलब कि जो भी गिरवी रखा गया है, जो भी सिक्योरिटी रखा गया है, आपको जो लोन दिया जाएगा वो सिक्योरिटी अमाउंट से कम दिया जाएगा। जैसे मान लो अगर मुझे 1 लाख का लोन चाहिए तो उसके लिए मेरे को सिक्योरिटी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की रखनी पड़ेगी, कि इन केस अगर मैं फेल टू पे हो जाता हूँ, मैं अपना लोन नहीं दे पाता, तो बैंक उस सिक्योरिटी से जो गिरवी में रखी गई है पैसा वसूल कर ले, उसका पैसा ना डूब जाए बैंक का। तो सिक्योरिटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे तरीके के लोन होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला लोन जो बताया गया ये है नगद साख। कैश क्रेडिट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, नगद साख के अंदर बैंक क्या करता है, बॉन्ड तथा दूसरी प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। बॉन्ड क्या होता है, देखो कई तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड भी उसी का एक पार्ट है। तो बॉन्ड हो गया और भी कई सारी सिक्योरिटीज़ हो गई। प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज़, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो वो अगर किसी भी बंदे के पास कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और तो वो अगर चाहे तो उस सिक्योरिटी को बैंक के पास गिरवी रखकर लोन ले सकता है, उसको कैश क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ पे बैंक क्या करता है कि बैंक यहाँ पे ऋण एक ही समय पर नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक ऋणी के नाम का खाता खोल के उसके खाते में जमा कर देता है। एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने का अधिकार ऋणी को दे देता है। मतलब कैश में नहीं मिलेगा लोन,
उनने सिक्योरिटी जमा करी कि जी मेरे को इतना लोन चाहिए 1 लाख रुपए का, तो बैंक क्या करेगा, उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में 1 लाख रुपए तक की लिमिट फिक्स कर देगा कि ठीक है आप 1 लाख तक रुपए यूज़ कर सकते हो। अब उसमें से उसको जितने भी पैसों की ज़रूरत है वो उसका यूज़ कर सकता है। जितना भी पैसा यूज़ करेगा उसमें जो है उसी पे ही ब्याज देना पड़ेगा, 1 लाख पे ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मतलब कि अगर 1 लाख रुपए का मैंने कैश क्रेडिट लिया है, उसमें से मैंने 70,000 रुपये यूज़ करे हैं, तो ब्याज मुझे केवल 70,000 रुपये ही देना है, 1 लाख पे नहीं देना। ठीक है, उसको कैश क्रेडिट कहते हैं, जितना यूज़ करूँगा उतना पैसा। अब आती है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बिल्कुल कैश क्रेडिट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे कह रहा है, ओवरड्राफ्ट जो है ना, पहली बात तो केवल चालू खाते के जमाकर्ता को अपनी जमा राशि के ऊपर एक निश्चित सीमा तक रकम निकालने की अनुमति दे दी जाती है। सबसे पहली बात तो ये फैसिलिटी केवल उसको मिलेगी जिसका बैंक के अंदर चालू खाता है, और किसी को नहीं मिलेगी। सबसे पहली बात तो ये जो कैश क्रेडिट है ये किसी को भी मिल सकती है, लेकिन ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी सबको नहीं मिलेगी जी, केवल उसको मिलेगी जिसका चालू खाता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये फैसिलिटी ये है कि करंट अकाउंट जिसका है वो अपने अकाउंट में जितना उनका पैसा अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। लेकिन बेटा करंट अकाउंट बहुत लोगों के होते हैं, हर किसी को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये फैसिलिटी केवल उनको मिलती है जिसमें बैंक को लगता है कि बंदा बिल्कुल जेन्युइन बंदा है, उसकी बैंक मैनेजर के साथ बैंक के अंदर अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी गुडविल है, और बैंक को ये पता है ठीक है अभी इसके अकाउंट में पैसा नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा, दोपहर को आ जाएगा, शाम को आ जाएगा, कल आ जाएगा, क्योंकि चालू खाते में तो रोज ट्रांजैक्शन होते हैं, हर मिनट में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो बैंक को अगर ये लगता है कि ये बंदा डिफॉल्टी नहीं है, फेक नहीं है, जेन्युइन बंदा है और पैसा कहीं नहीं जाएगा, तो बैंक उसको उसके अकाउंट में जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकालने की परमिशन दे देता है, उसके बदले में चार्जेस कटते हैं। तो बैंक क्या करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि निश्चित कर देता है कि मान लो मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं, तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट फिक्स कर दिया, आप 2 लाख रुपए तक निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए ज़्यादा, उसके बदले में चार्ज लेगा। अब ऋणी इस राशि के भीतर वास्तविक रूप से निकाली गई रकम पर ब्याज देता है, और जितना भी उसमें से अमाउंट यूज़ करेगा उतने पे ही केवल ब्याज देना पड़ेगा, सब पे नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा थे और बैंक ने मेरी ओवरड्राफ्ट की लिमिट फिक्स कर दी 2 लाख रुपए तक की, 1 लाख रुपए ज़्यादा फिक्स कर दी, अब मैंने उसमें से यूज़ करा 1,80,000, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही सिस्टम है, जितना मैं पैसा यूज़ करूँगा, अगर मैंने 80,000 रुपये यूज़ करा है मैंने अपनी रकम से ऊपर, तो मुझे ब्याज भी केवल 80 पे ही देना है, पूरे के पूरे 1 लाख पे नहीं देना। मतलब कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट में सेम सिस्टम है, बैंक हमारी एक लिमिट फिक्स कर देता है, उसमें से आप जितना पैसा यूटिलाइज करोगे उतने पे ही आपको जो है ब्याज देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा पे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये फैसिलिटी केवल करंट अकाउंट वाले को मिलेगी, ये किसी को भी मिल सकती है, इसके लिए सिक्योरिटीज़ को जमा करना पड़ता है, इसमें ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताया गया है, यही सारी बातें आपको लिखी गई हैं जो ऊपर आपको बताई गई है मैंने। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, ये 2 तरीके के लोन होते हैं। इसके अलावा एक नॉर्मल लोन जो कोई भी होता है, भाई बैंक को बोला ऋण तथा अग्रिम एक निश्चित धनराशि के रूप में दे दिया जाता है और उसका खाता खोलकर ऋण की रकम उसमें इकट्ठी जमा कर देता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे भाई अगर 1 लाख का लोन लिया, अब आप यूज़ करो या यूज़ ना करो, आपका जो भी वो है, आपको भाई सारे के सारे अमाउंट पे आपको ब्याज देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैंने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो बैंक मेरे नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर मेरे खाते में 3 लाख रुपए जमा कर देगा। अब मैं उस 3 लाख का कुछ भी करूँ, मुझे 3 लाख पे ब्याज देना पड़ेगा, तो उसको कहते हैं लोन एंड एडवांस। बाकी जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये एक अकाउंट्स की टर्म है। ये जब 2 व्यापारी आपस में क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस करते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर अपने ग्राहकों के विनिमय पत्र की कटौती करते हैं। जैसे कि इसका मतलब ये होता है बेसिकली कि मान लो ए ने बी को 10,000 रुपये का माल बेच दिया। ठीक है, ए ने बी को, एक ए व्यापारी है एक बी व्यापारी है, तो ए ने बी को माल बेच दिया 10,000 रुपये का, तो ए क्या करेगा, बी के ऊपर बिल लिखेगा कि भाई आपने आज की डेट में मेरे से 10,000 रुपये का माल खरीदा है और आप ये पैसे मेरे को 2 महीने बाद दोगे। एक ये कह सकते हैं रिटर्न में पेपर लिखेगा,
बी उस पर सिग्नेचर करेगा, एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ जी ठीक है, मैंने इस डेट पे आपसे 10,000 रुपये का माल खरीदा और ये मैं पैसे आपको 2 महीने बाद दे दूंगा, और वापसी रिटर्न कर देगा ए को। तो वो जो रिटर्न में जो वो है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम बिल रिसीवेबल, ठीक है, जो ए के पास है रिटर्न में एक्सेप्टेंस के साथ बी की। तो अगर अब बैंक अगर ए चाहे कि अगर उसको 2 महीने से पहले ज़रूरत पड़ गई, तो ए अगर चाहे तो अपने बैंक के पास जा सकता है उस बिल को लेके, और ये बोले 10,000 रुपये का वो बिल है, और ये बोले कि जी देखिए बात ऐसी है, घर जैसी है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, और ये जो बिल है इसके पैसे 2 महीने बाद मिलेंगे इस व्यक्ति से, आप मेरे को इसको डिस्काउंट कर दीजिए। डिस्काउंट करने का ये मतलब है कि अगर 10,000 का बिल है तो आप कुछ पैसे काट लीजिए और 2 महीने बाद आप इस व्यक्ति से पैसे ले लीजिएगा बी व्यक्ति का नाम में। तो बैंक क्या करेगा, बैंक वो जो 10,000 का बिल है उसके बदले में आपको कुछ पैसे काट के 9,000 या 9,500 आपको दे देगा, 500,000 रुपये काट के, उसको कहते हैं डिस्काउंट कर देना बिल को, क्योंकि आपको टाइम से पहले ज़रूरत है, आपको तो 2 महीने से पहले ज़रूरत पड़ गई, और अब वो बिल बैंक रख लेगा और वो पैसे अब बैंक को मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10,000 रुपये। तो बैंक को फ़ायदा हो जाएगा 1,000 रुपये का। भाई मान लो अगर आपने बिल को डिस्काउंट कराया, बैंक ने आपको 9,000 रुपये दिए, 10,000 की चीज़ के 9,000 रुपये दे दिए, और अब 2 महीने बाद बैंक को पैसे कितने मिलेंगे, 10,000, तो 1,000 का सीधा सीधा फ़ायदा हो जाएगा। तो बिल का डिस्काउंट करके जितने भी पैसे बचे हैं आपको दे देगा वो, और फिर बाद में जितना भी पैसा होगा सारा का सारा वो आपको बैंक को देना बैंक को मिल जाएगा। विनिमय पत्र के समय की अवधि आने पर बैंक धनराशि वसूल कर लेता है, जब भी टाइम पीरियड आएगा 2 महीने बाद तो भाई वो पैसा ले लेगा उससे, ये करता है। बाकी और क्या करता है बैंक, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है। प्रतिभूतियाँ फिर वही बात होती है, सिक्योरिटीज़ को कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी की सारी चीज़ें। बैंक सरकार को भी ऋण देते हैं, ठीक है। जब बैंक सरकारी प्रतिभूतियां खरीदते हैं, उसमें निवेश करते हैं, तब यह विधि सरकार को ऋण देना कहलाती है। मतलब ऐसे नहीं मोदी आएगा ले भाई मेरे को पैसे दे, मेरे पैसे नहीं है, नहीं। जो सिक्योरिटीज़ 2 तरीके की होती है, एक होती है गवर्नमेंट, एक प्राइवेट, मतलब शेयर्स कह सकते हो, एक होते हैं प्राइवेट, एक होते हैं पब्लिक। तो अगर कोई भी कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट के शेयर खरीदता है तो खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना ही क्या कहलाता है, सरकार को ऋण देना। तो बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के प्राय इच्छुक होते हैं क्योंकि यह सबसे सुरक्षित माना जाता है। कह रहा है बैंक जो होते हैं कमर्शियल बैंक, वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मिले, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कह रहा है क्योंकि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं ये सबसे ज़्यादा जो है सेफ़ होती हैं, इसलिए इसको खरीदते हैं। और इसको खरीदने का फ़ायदा क्या है, इसको खरीदने का फ़ायदा ये है कि भाई शेयर्स होते हैं, अब शेयर्स की जैसे जैसे मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आपको जो है फ़ायदा होगा, इसमें आपको कैपिटल गेन और डिविडेंड ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। इसलिए लोग शेयर्स वगैरह के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ी अकाउंट्स की टर्म है। एंड लास्ट वन इज़, ये तो हो गए सारे के सारे काम, ये हो गए आपने ये सब पढ़ लिया। एंड लास्ट वन इज़ क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण जो है ये बैंक करते हैं। तो साख का निर्माण कैसे करते हैं, यहाँ तो अभी देखिए शॉर्ट में आपको समझा रखा है कि वर्तमान समय में साख का जो निर्माण है वो व्यापारिक बैंक का सबसे मेन काम है। बैंक जनता से जो जमा स्वीकार करता है उसको प्राथमिक जमा कहते हैं, और फिर उस प्राथमिक जमा से क्या करता है, साख गुणक के आधार पर प्राप्त जमा से कई गुना अधिक लोन बना देता है। सभी ऋण मांग जमाओं के रूप में होते हैं। ये कैसे बैंक मनी क्रिएशन करता है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन करता है, ये अभी हम आगे प्रॉपर एक न्यूमेरिकल से समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, ठीक है। बट अभी तो इसने यार रफली बता दिया कि लोग अपना पैसा जमा कराते हैं जिसको प्राइमरी जमा कहते हैं, फिर बैंक उसका एक कुछ पोर्शन नगद कोष में रखकर बाकी का जो अमाउंट है वो लोगों को लोन में दे देता है, उस पर ब्याज कमाता है। तो ये सब प्रोसेस कैसे रहता है, कैसे चलता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमने जो है इसके जो प्राइमरी फंक्शन थे, जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख का सर्जन, ये तीनों मैंने आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन की। इसके सेकेंडरी फंक्शन जो हैं वो क्या क्या होते हैं। तो इसके सेकेंडरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो अब आ जाते हैं इसके सेकेंडरी फंक्शन। इसके जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं उसको भी हम जो है 3 जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी जगह क्लासीफाई कर सकते हैं, सबसे पहले कह रहा है एजेंट के रूप में जो है, सबसे पहले कह रहा है एजेंट के रूप में जो है ये काम करता है, एजेंट के रूप में। उसके बाद ये कहता है कि ये जो है सामान्य उपयोगिता का जो है कार्य करता है। उसके बाद जो है
उसके बाद जो है कह रहा है सामाजिक कार्य करता है, मतलब इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको हम जो है, इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है उसको हम जो है तीन जगह क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वन बाय वन समझेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजेंट के रूप में कार्य। बैंक हमारा जो है एजेंट होता है, बैंक हमारा एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, और उसके बदले में हमसे कुछ कमीशन वगैरह जो है वो चार्ज करता है। तो सबसे पहले कह रहा है विभिन्न मदों का एकत्रीकरण और भुगतान करना। मतलब क्या हुआ इसका, बैंक जो है हमारे चेक को एक्सेप्ट करता है, हमारा रेंट, हमारा इंटरेस्ट, हमारा डिविडेंड, हमारा प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्ट करता है। और अगर हम कमांड दें, अगर हम बैंक को बोले कि तू मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर दियो, मेरा टैक्स पे कर दियो, अगर हम बैंक को बोलते हैं तो वो हमारी इन किस्तों का भी भुगतान कर सकता है, लेकिन बदले में इसके लिए वो चार्ज लेगा। हमारे बिलों का भुगतान कर सकता है, हमारे टैक्सेस का भुगतान कर सकता है, हमारी इंश्योरेंस की प्रीमियम का भुगतान कर सकता है। अगर हम बोलें उसको तो भाई वो हमारे लिए पेमेंट भी कर सकता है, हमारे लिए रिसिप्ट भी कर सकता है। पेमेंट रिसिप्ट दोनों तरीके के काम करता है। बाकी हमारे लिए अगर वो चाहे तो कंपनीज के शेयर्स को खरीद सकता है, बेच सकता है। प्रतिभूतियों का मतलब होता है सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर, इन सबको कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अकाउंट्स की टर्म्स हैं। तो अगर बैंक चाहे तो अगर हम बोलते हैं तो हमारे बिहाफ पे वो जो है कर सकता है, ठीक है जी। तो उसके बाद कहता है धन का प्रेषण। धन का प्रेषण का मतलब क्या होता है कि जो धन का प्रेषण का मतलब ये होता है कि जो पैसा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना धन का प्रेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि एक होता है डिमांड डिपॉजिट, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है। ये काम कौन करता है, कमर्शियल बैंक करता है हमारा। ट्रस्टी एफ प्रबंधक, ट्रस्टी एफ प्रबंधक का काम करता है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास अगर विदेशी मुद्रा है तो हमारे को तो उसका कोई यूज़ नहीं है, हमें तो हम इंडियन रुपीज़ चाहिए, तो हम अपने उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में हम उसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि हम तो उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे। बाकी संदर्भ पत्र के रूप में काम करता है। लेटर ऑफ रेफरेंस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब हम लेटर ऑफ रेफरेंस का जब हम दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं तो भाई दूसरे देशों से आयात निर्यात करने के लिए दूसरे देश वाले बंदे को मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं है, उस चीज़ के लिए उसको कैसे पता चलेगा। तो बैंक आपको जो है उस चीज़ के लिए एक लेटर जो है जारी करता है कि भाई इस बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, इस बंदे के पास सॉल्वेंट पर्सन है, पैसा दे सकता है, अकाउंट में पैसा है, फॉल्टी बंदा नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहते हैं लेटर ऑफ रेफरेंस। ये बेसिकली तब काम आता है जब हम दो देश के व्यापारी आपस में काम कर रहे होते हैं, तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए दूसरे देश के बंदे को वो जो है एज अ रेफरेंस हमारा काम करता है, जो गारंटी दे रहा है हाँ जी इसके अकाउंट में पैसे हैं, फॉल्टी बंदा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया एजेंट के रूप में कार्य। बाकी अदर फंक्शन के बारे में बात करें तो भाई लॉकर की फैसिलिटी देता है ये आपको। हम चाहें तो अपने हमारी जितनी भी कीमती चीज़ें होती हैं, हीरे जवाहरात, घर के कागज़ वगैरह, अगर आपको लग रहा है कि घर में सेफ़ नहीं है तो आप जो है उस चीज़ को क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को जो है लॉकर से बैंक में लॉकर लेकर वहाँ जमा करा सकते हो। या आपको जो है क्रेडिट क्रिएशन, लेटर ऑफ क्रेडिट का काम करता है या ट्रैवल चेक के रूप में काम करता है। करें आप दूर जा रहे हो घूमने वगैरह के लिए तो आप इतना सारा कैश थोड़ी ना लेके जाओगे, आपको बैंक क्या कर देता है, एक ट्रैवल चेक इशू कर देता है या लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देता है, उसके बिहाफ पे आप जो है कहीं भी यात्रा कर सकते हो बेफिक्री। इसके अलावा एटीएम और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देता है, जब चाहे जहाँ चाहे आज तो हम पैसा निकाल सकते हैं। और बैंक हमारे फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में प्रॉपर जानता है, तो हमारी व्यापारिक सूचनाएं आंकड़े एकत्रित करने का काम करता है, क्योंकि उसको हमारे बारे में एक एक चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन पता है कि भाई हम क्या हैं कैसे हैं। और हम चाहें तो अगर हम मान लो मेरी इनकम इतनी है कि मेरे को टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको हमारे बारे में पूरा पता है कि भाई मेरी इनकम क्या है, क्या करता हूँ मैं, क्या मेरा काम है। तो अगर मैं चाहूँ तो उससे सलाह भी ले सकता हूँ कि भाई आखिर कैसे मैं अपने टैक्स को कम से कम कर सकता हूँ। और वस्तु के वाहन में सहायता, वस्तु के वाहन में सहायता का मतलब क्या होता है, वस्तु के वाहन में सहायता का इसका ये मतलब होता है कि जब दो देशों के बीच में बात चल रही होती है, ठीक है, जब दो देशों से हम आयात निर्यात करते हैं, माल खरीदते बेचते हैं,
तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है बिल्टी, ठीक है। जब आपका माल पोर्ट वगैरह पे आता है तो जब तक आप बिल्टी नहीं भेज देते तब तक जो है आपका माल वहाँ से उतरता नहीं है। तो भाई आपको अगर अपना माल को छुड़वाना है तो आपको पहले जो है बिल्टी को जमा करना पड़ेगा, बिल्टी को पे करना पड़ता है, तब जाके आप अपना माल उतार सकते हो। तो बैंक जो है इस चीज़ का भी काम करता है। तो ये सारे के सारे बैंक कर सकता है, लेकिन फ्री में नहीं करेगा ये सारे के सारे काम। इसके बदले में बैंक चार्ज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है, क्योंकि बैंक हमारा एजेंट है और ये सारे के सारे काम किस में आते हैं, ये सारे के सारे काम जो है सेकेंडरी फंक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है जी। बाकी सोशल वर्क की अगर बात करें, सामाजिक काम की, तो ये कह सकते हो इन्वेस्टमेंट को जो है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा विनियोग को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को, रोज़गार में वृद्धि करता है, ठीक है। मुद्रा प्रणाली को लोचशील बनाता है। आज हम घर बैठे बैठे ये पेटीएम, फ़ोनपे, यूपीआई, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, इन सब से कितना आसान हो चुका है। पहले अगर पैसे निकालना होता था, जमा होता था, पहले बैंक जाओ, लंबी लंबी लाइनों में लगो। तो ये सारी चीज़ें कैश मॉनेटरी सिस्टम को फ्लैक्सिबल बनाता है कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत परेशानी जो है ना हो। उद्योगपतियों का, एंटरप्रेन्योर्स का डेवलपमेंट करता है। अब जैसे दो देश आपस में आयात निर्यात कर सकें, उसके लिए देखो हमने कितने सारे काम पड़े, बिल्टी को छुड़वाना, रेफरेंस देना। तो दो देश आपस में अच्छी तरीके से व्यापार कर सकें तो फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। तो ये सारे काम सामाजिक कार्य के अंदर आते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इंटरनेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, रोजगार को बढ़ाना, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम को फ्लैक्सिबल बनाना, मुद्रा प्रणाली को लोचशील बनाना और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन करना, उद्योगपतियों का विकास करना, उनको लोन वगैरह देकर जो भी उनकी लोनों की ज़रूरत है, इन सब तरीकों के माध्यम से सामाजिक कार्य भी करता है। तो आई होप आपको जो है इसके सेकेंडरी फंक्शन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसके मेन काम की। भाई हमने पढ़ा कि भाई इसके 3 काम होते हैं, मुख्य, गौण और ये सारे इसके काम हो गए। और हमने यहाँ पे पढ़ रहे थे इसके जो मेन फंक्शन है, जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख का सृजन। तो ये जो साख का सृजन है, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी को अब हम ज़रा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है। भाई यहाँ तो हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि बैंक क्या करता है, जनता से जो पैसा आता है उसको जमा करता है और एक निश्चित कुछ अमाउंट जो है रखकर, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये सब वही है। तो हमें पढ़ना है व्यापारिक बैंक किस तरीके से साख का निर्माण करता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। आधुनिक समय में साख का जो निर्माण है वो व्यापारिक बैंकों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं करते बल्कि साख का निर्माण भी करते हैं। तो बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था नहीं है बल्कि ये मुद्रा का सृजनकर्ता भी है। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे कि ये क्या है, आखिर कैसे मनी क्रिएशन होती है। देखिए साख के निर्माण की प्रक्रिया ये आपको बता रहा है कि जो भी प्राथमिक जमाएं, जो भी नगद जमाएं आती है, मतलब जनता अपना पैसा जो अकाउंट में जमा करती है उसको प्राथमिक जमा कहते हैं। फिर बैंक क्या करता है, बैंक उसको क्या करता है, आगे लोन में कैरी फॉरवर्ड कर देता है। फिर उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न जमा प्राथमिक जमा का परिणाम है। ये बैंक का साख निर्माण है। बैंक उसको आगे लोन में कैरी फॉरवर्ड करता है और ऐसे ही जो जमा बनती है दूसरी, उसको सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। व्युत्पन्न जमा या साख जमा एक ही चीज़ होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहले तो आपको ये समझा रहा है कि कह रहा है कि प्रोफेसर हार्म के अनुसार बैंक की जो जमा है वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट एंड सेकेंड वन इज ड्राइव डिपॉजिट। इसको सेकेंडरी डिपॉजिट भी कह सकते हो, ठीक है। ड्राइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट या क्रेडिट डिपॉजिट, ये एक ही चीज़ है। 3 नाम है इसके बेटा, व्युत्पन्न जमा, गौण जमा या द्वितीयक जमा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए प्राइमरी डिपॉजिट कौन सी होती है, प्राथमिक जमाएं वह जमाएं होती हैं जो जमाकर्ता द्वारा बैंकों में वास्तविक रूप से जमा की जाती हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई भी कस्टमर बैंकों को नकदी देकर अपने खाते में धनराशि को जमा करता है तो बैंकों को मिलने वाली ये जमा नमक जमा कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ग्राहक है दिनेश ने अपना बैंक, उसका बैंक था भारतीय स्टेट बैंक, उसने अपने सेविंग अकाउंट में या और कोई भी किसी भी अकाउंट में 10,000 रुपये की नगद जमा कर दी। तब ये जो 10,000 रुपये क्या कहलाएंगे स्टेट बैंक के लिए,
तब ये 10,000 रुपये स्टेट बैंक के लिए प्राथमिक जमा का एग्जाम्पल कराएंगे। ऐसे ही हम लोग भी करते हैं, कभी 5,000, कभी 2,000, कभी 10,000, कभी 20,000 नगद जमा करा देते हैं। तो भाई वो पैसा क्या कहलाएगा, वो पैसा जो है बैंकों के लिए आपका प्राथमिक जमा का एग्जाम्पल कहलाएगा। अब ड्राइव डिपॉजिट क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब बैंक क्या करता है, ये जो पैसा दिनेश ने 10,000 रुपये जमा कराए, इसके विपरीत जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है, तब वह बैंक अपने ही बैंक में उसके खाते में उस ऋण राशि को डाल देता है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। दिनेश ने 10,000 रुपये अपने बैंक में जमा करे। अब बैंक क्या कर रहा है, किसी सेकंड पर्सन को वो पैसे एज अ लोन में दे रहा है, लेकिन कैश नहीं दे रहा। उसने बोला उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोल रहा है और उसके खाते में वो राशि जमा कर देता है। तब उस खाते में बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि ड्राइव डिपॉजिट कहलाती है। मतलब अगर पहले तो दिनेश ने 10,000 रुपये जमा करे, अब बैंक ने मान लो किसी भी पर्सन को, मान लो एक्स को लोन में दे दिया वो अमाउंट, तो एक्स के अकाउंट का लोन अकाउंट का खाता खोलेगा और उसके खाते में 10,000 रुपये जमा कर देगा। तो वो जो 10,000 रुपये एक्स के लोन अकाउंट में जो डिपॉजिट हुए हैं उसको ड्राइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे, जो कि क्यों जमा हुए हैं, क्योंकि बैंक ने लोन दिया है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, प्राइमरी डिपॉजिट की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो ड्राइव डिपॉजिट जो होती हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट, वो प्राथमिक जमा की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। ड्राइव डिपॉजिट जो है प्राथमिक, देखो ड्राइव डिपॉजिट जो है वो प्राथमिक जमा का ही परिणाम होती है। अगर दिनेश जो बंदा था, अगर वो अपने अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा कराता, तो भाई बैंक आगे कैसे लोन देता, दे नहीं पाता। ये बैंक लोन कैसे दे पाया, क्योंकि दिनेश ने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराए थे। क्योंकि बैंक अपने नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है। अगर पैसे ही नहीं होता, ये 10,000 रुपये जो आए बैंक के पास, अगर ये हुए तभी तो लोन दे पाया, अगर ये होते ही नहीं तो दे ही नहीं पाता। इसलिए इन्हें ड्राइव डिपॉजिट को साख जमा भी कहते हैं। तो बेटा इसके 3 नाम हैं, साख जमा, ठीक है, साख जमा, ड्राइव डिपॉजिट एंड सेकेंडरी डिपॉजिट। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट डिपॉजिट, ड्राइव डिपॉजिट या सेकेंडरी डिपॉजिट, ये एक ही चीज़ें हैं। तो आपको पहले तो प्राथमिक जमा और सेकेंडरी डिपॉजिट, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका न्यूमेरिकल समझ सकते हो कि आखिर कैसे बैंक मनी क्रिएशन करता है। देखिए, साख निर्माण, उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। अगर आपको ये समझना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको अपना ध्यान, अपना सारा का सारा फोकस यहीं पे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपको ये समझने के लिए कि आखिर बैंक, कमर्शियल बैंक मनी क्रिएशन किस तरीके से करते हैं, आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले इसकी मान्यता को समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये किस मान्यता के बेस पे चल रहा है। हम ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये किस बेस पे बनाया है। यहाँ पे 2 मान्यताएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और जो सबसे ज़्यादा मेन है। मतलब क्या है इसका, पहला जो इसकी मान्यता है वो ये है कि भाई कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। सबसे पहली बात तो एक भी ट्रांजैक्शन, चाहे वो पेमेंट का है, चाहे वो रिसिप्ट का, कोई सा भी है, नगद में नहीं हो रहा जी। अगर बैंक किसी को लोन में दे रहा है कोई अमाउंट, तो कैश नहीं दे रहा जी, सब कुछ डिजिटली है। सब कुछ, सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक टू बैंक हो रहे हैं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। एक भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इसकी मान्यता है कि एक भी ट्रांजैक्शन जो है वो कैश में नहीं हो रहा है। ठीक है, सारे के सारे अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बैंक टू बैंक हो रहे हैं, बैंक के थ्रू हो रहे हैं। ये इसकी सबसे पहली मान्यता। दूसरी जो इसकी मान्यता है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सभी जो बैंकिंग है ना, सभी बैंकिंग संस्थाएं हैं वो 1 यूनिट है, एक यूनिट है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जैसे मान लो ये बैंक है, ठीक है, तो बैंक तो कई सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये 1 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये किस नाम से जाना जाएगा, ये जाना जाएगा बैंक्स के नाम से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका चाहे अकाउंट SBI में है, ठीक है, आपका चाहे अकाउंट PNB में है, या आपका अकाउंट देना में है, या आपका अकाउंट कैनेरा में है, या आपका अकाउंट HDFC में है, या आपका अकाउंट ICICI में है, आपका अकाउंट कहीं भी है, किसी भी बैंक में है, किसी भी बैंक में,
वो सब एक हैं, वो सब एक यूनिट हैं। वो उसको हम किस नाम से जानेंगे? बैंक्स के नाम से। मतलब कि चाहे पैसा यहाँ आ रहा है, यहाँ से निकाल के पैसा यहाँ डाल, जैसे मान लो किसी बंदे का अकाउंट एसबीआई में है, ठीक है, तो एसबीआई से निकलकर पैसा पीएनबी में अगर आ रहा है तो भाई वो सिर्फ ये कह सकते हो इस जेब से निकलकर इस जेब में आ गया, आ वो यहीं रहा है इधर इसके पास, ठीक है। या पीएनबी से निकलकर देना में आ गया, तो भाई चाहे पीएनबी से निकल कर देना में आया, देना से निकलकर पैसा चाहे कैनरा में चला गया, कैनरा से एचडीएफसी में, एचडीएफसी से आईसीआईसी में, ये सब पैसा जो है, ये सब पैसा एक ही जगह पे आ रहा है जिसको हम बैंक्स के नाम से जानते हैं। ये इसकी दूसरी और सबसे बड़ी मान्यता है। अगर आपको इसकी मान्यता ही समझ में नहीं आई तो भाई आप जो है इस प्रोसेस को नहीं समझ सकते। दोबारा से समझ लीजिए, दो मान्यता है जिसके बिहाफ पे ये प्रोसेस चल रहा है। पहला तो नगद में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, बैंक टू बैंक हो रहा है। और दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरी जो इसकी मान्यता है वो ये है कि सभी बैंकिंग संस्थाएं एक हैं, उनको हम बैंक के नाम से जानते हैं। बैंक सब एक हैं, चाहे एसबीआई हो, पीएनबी हो, कुछ भी हो, सब पैसा एक जगह पे आ रहा है। ये इसका दूसरी मान्यता है। अब जरा समझिए कैसे इसको समझेंगे। क्या कहता है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल में इसने बोला एक कोई भी ग्राहक है और उसने एक बैंक ए है, उसमें उसने 10,000 रुपये क्या कर दिए, उसमें उसने 10,000 रुपये जमा करा दिए। तो भाई ए बैंक के पास प्राथमिक जमा कितनी हो गई? 10,000 रुपये। तो ए बैंक के पास 10,000 रुपये की क्या हो गई? प्राथमिक जमा, जिसको मैंने अभी क्या बोला, जैसे ऊपर वो दिनेश बंदा था तो उसने अपने अकाउंट में जमा कराए। बैंक के पास जो नकदी में जो पैसा जमा होता है वो क्या कहलाता है? बैंक के पास नकदी में जो पैसा जमा होता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है प्राथमिक जमा, ठीक है। तो भाई ये ए बैंक के पास 10,000 रुपये जमा हो गए। अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब क्या हुआ, सेकंड में बैंक अपने अनुभव से ये जानता है कि ग्राहक किसी भी समय पर अपनी जमाओं का एक अंश या प्रतिशत की ही मांग करता है। अंततः बैंक अपने ग्राहक के खाते में 10,000 नकदी नहीं बनाए रखता। बैंक को ये पता है कि भाई अगर इस बंदे ने आज 10,000 रुपये जमा कराए हैं तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे पैसे 1,00,000 रुपये 10,000 रुपये ये एक साथ निकाल लेगा। नहीं, ये 10,000 रुपये अभी नहीं निकालेगा ऑन द स्पॉट। वो कुछ ही पैसे निकाल सकता है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगा। तो इस मान्यता के बेस पे कि हाँ ये सारे पैसे नहीं निकालेगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक ने अंदाजा लगाया कि ये 3,000 रुपये निकालेगा बाकी 7 नहीं निकालेगा, तो 7,000 रुपये जो है मैं लोन में दे देता हूँ और 3,000 रुपये इसके अकाउंट में रख देता हूँ और पता चला मैं तो 4,000 रुपये निकाल रहा हूँ, तो क्या मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं होंगे? नहीं, कॉन्सेप्ट को समझिए ज़रा। तो बैंक ने ये अनुमान लगाया कि हाँ ठीक है ये कुछ पैसे ही निकाल सकता है। अब एक वर्ड है कैश रिजर्व रेशो, ये भी हम पढ़ते हैं क्या होता है। मान लीजिए कैश रिजर्व रेशो जो है वो 20% है, तो बैंक क्या करेगा, 10,000 का 20%, 10,000 रुपये थे, 10,000 का 20%, बैंक ने ये सोचा ये ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये निकाल सकता है जी। CRR जितना भी होगा, CRR जितना भी होगा, बैंक उस जमा का उतना परसेंट अपने पास रखेगा। उसने 10,000 रुपये जमा कराए, 10,000 का 20% 2,000 रुपये होता है, तो उसको नगद कोष के रूप में रखकर बाकी के जो 8,000 रुपये हैं वो उधार में दे देगा, ठीक है। उसने ये उधार में दे दिए किसी भी बंदे को। अब देखिए जरा क्या कहता है, यहाँ पे आपको ये समझना है कि अब बैंक ये रुपया दिनेश को नगद के रूप में ना देकर उसके खाते में जमा कर देता है। मतलब बैंक ने दिनेश नाम के व्यक्ति को लोन दे दिया 8,000 रुपये का, लेकिन कैश में नहीं दिया 8,000 रुपये, उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में 8,000 रुपये जमा कर दिए। इस प्रकार बैंक ए में 8,000 रुपये की व्युक्ति जमा जो है वो उत्पन्न हो जाती है। देखिए बेटा, 10,000 रुपये पहले जमा हुए, 10,000 में से बैंक को ये पता है ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये निकाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। 2,000 रुपये उसके खाते में रख के बाकी के जो 8,000 रुपये हैं, ये बैंक ने लोन में दे दिए। किस व्यक्ति को दे दिए? दिनेश व्यक्ति को दे दिए 8,000 रुपये। अब दिनेश को दे दिए 8,000 रुपये। मान लो दिनेश का जो अकाउंट है वो बी में है,
तो बी के पास कितने पैसे आ जाएंगे, बी अकाउंट में 8,000 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि दिनेश को जो लोन में दिए हैं उसका अकाउंट बी बैंक में है, तो उसके अकाउंट में 8,000 रुपये आ गए जी। ठीक है, कैश में नहीं दिए बेटा। अब ध्यान आपको क्या रखना है, पता चला जो जिसने ए व्यक्ति ने जमा कराए तो उनने 6,000 रुपये निकाल लिए, तो निकाल सकता है बेटा, कोई मना नहीं है, बैंक को देने पड़ेंगे, पैसा तो बैंक के पास ही है ना, कैश थोड़ी ना दिया है उसने। हमने पहली मान्यता क्या है कि भाई कैश में कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ डिजिटली चल रहा है, बैंक टू बैंक चल रहा है, तो ये 10,000 रुपये बैंक के पास ही है। जो ए व्यक्ति है वो जब चाहे अपने 10,000 रुपये निकाल सकता है, जब उसका मन करे, कोई भी दिक्कत नहीं है, जब चाहे तब निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि पैसा बैंक के पास ही है, कहीं नहीं गया। बस बैंक ने तो क्या करा, एक अंदाजा लगाया कि हाँ जी 2,000 रुपये निकालेगा, बाकी के 8,000 रुपये ऐसा लोन दे दिए, और वो भी कैश में नहीं दिए, उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में जमा कर दिए। अब मान लीजिए उसका अकाउंट था इसके अंदर बी में, तो 8,000 रुपये की जमा हो गई। अब दिनेश यदि किसी भुगतान के लिए चेक द्वारा ये रुपया सुरेश को दे देता है, अब दिनेश यदि ये पैसे निकाल के सारे के सारे पैसे सुरेश को दे दे, तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या हुआ, सुरेश ने जो है, सुरेश इसे अपने बैंक बी में जमा कर देता है। मतलब क्या हुआ है बेटा, मतलब इसका ये हुआ कि जो दिनेश है, दिनेश का जो अकाउंट है वो तो बैंक ए में ही है। ठीक है, ये जो 8,000 रुपये हैं, ये किसने, बैंक ने किसको दिए, दिनेश को। ठीक है, ये बैंक ने किसको दिए, दिनेश को। दिनेश का अकाउंट तो बैंक ए में ही है। अब दिनेश ने क्या करा, ये 8,000 रुपये निकाले चेक से और एक बंदे को दे दिए जिसका नाम सुरेश था, और सुरेश का अकाउंट जो है वो बैंक बी में है। तो सुरेश के अकाउंट में कितने आ जाएंगे, सुरेश के अकाउंट में आ जाएंगे 8,000 रुपये। मतलब क्या हुआ, बैंक बी में 8,000 रुपये की प्राथमिक जमा में से, अब बैंक बी में 8,000 रुपये आए, क्योंकि जो बंदा सुरेश है, सुरेश का जो अकाउंट है वो बैंक बी में है, तो सुरेश का अकाउंट क्योंकि बैंक बी में है, तो उस बैंक बी के लिए ये 8,000 रुपये एज अ प्राथमिक जमा का काम करेंगी। अब बैंक बी क्या करेगा, बैंक बी को ये पता है कि अगर सुरेश के अकाउंट में 8,000 रुपये आए हैं तो सुरेश सारे पैसे नहीं निकालेगा, बैंक क्या करेगा, उस 8,000 का 20% यानी 1,600 रुपये सुरेश के अकाउंट में रख के बाकी के जो पैसे हैं 6,400 रुपये, वो 6,400 रुपये किसी अन्य व्यक्ति जैसे शाम को उधार में दे दिए। लेकिन शाम को भी कैश नहीं देगा, शाम के नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर उसके खाते में 6,400 रुपये जमा कर देगा, क्योंकि कैश में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं चल रहा। तो शाम को 6,400 रुपये दे दिए उसके नाम का लोन अकाउंट का खाता खोलकर बैंक बी ने। 6,400 रुपये भी शाम को भुगतान के पश्चात किसी और बैंक को माना सी बैंक में जमा होकर उसकी प्रारंभिक जमा बनेगी। अब मान लो ये 6,400 रुपये शाम को दिए, अब शाम को मान लो किसी को देने थे, तो शाम ने ये पैसे, मान लो शाम ने ये पैसे किसी भी बंदे को दे दिए, उसका जो अकाउंट था बैंक सी में था, लेकिन कैश नहीं देगा बेटा, उसके अकाउंट में जमा करेगा। तो उसके अकाउंट में कितने पैसे आ जाएंगे, 6,400 रुपये शाम ने जिस भी व्यक्ति को दिए जिसको उसको देने थे, और उसका अकाउंट बैंक सी में था, बैंक सी में कितने पैसे आ जाएंगे, 6,400 रुपये। तो 6,400 रुपये बैंक सी के लिए प्राथमिक जमा का काम करेगी। फिर उसका 20% बैंक फिर से रखेगा, क्योंकि बैंक को ये पता है कि ये जिस भी व्यक्ति के अकाउंट में 6,400 रुपये आए हैं ये सारे के सारे नहीं निकालेगा, इसका 20% रख के बाकी का जो पैसा है वो फिर अगले बंदे को लोन में दे देगा। अब फिर उसको जिसको पेमेंट करेंगे उसका अकाउंट मान लो बैंक डी में है, उसके अकाउंट में आ जाएंगे 5120 रुपये, फिर 20% फिर रखेगा, फिर लोन में दे देगा। तो ये प्रक्रिया इसी तरीके से जो है चलती रहेगी। ठीक है, ये प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक संपूर्ण पहली नगद प्राथमिक जगह 10,000 रुपये 5 गुना वृद्धि इसमें नहीं हो जाती। इसका मतलब क्या है, ये 5 गुना वृद्धि कैसे आया ये जरा समझते हैं बेटा। पहले तो आप ये समझिए CRR क्या है। CRR जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नगद कोष अनुपात कुल मांग जमा का वह प्रतिशत भाग है जो व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का, सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी कुल मांग जमा का एक मिनिमम % RBI के पास जो सबमिट करना पड़ता है कानूनी रूप से,
उसको नगद जमा कहते हैं CRR। और एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है LRR। LRR क्या है? ये जमाओं का एक भाग है जो व्यापारिक बैंकों को न्यूनतम अपने पास नकदी के रूप में रखना पड़ता है। और ये दो तरीके के इसके घटक होते हैं, CRR और SLR। ये कह सकते हो, अगर आपसे वो बोले LRR क्या है, LRR जो है वो CRR और SLR इन दोनों का अनुपात है, ठीक है, ये आप कह सकते हो। मोस्टली CRR और SLR को बंदे सेम ही मानते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि भाई ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक, देखो ये आपका धीरे धीरे करके ये देखो कम हो रहा है। पहले 2000 हुआ, फिर 1600, फिर 2200, 1280। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब ये जो सेकेंडरी डिपॉजिट हैं ये जब तक आपकी जीरो नहीं हो जाती, ये वाली जो सेकेंडरी डिपॉजिट है 8 से 6400, 6400 से 5100, 5100 से फिर कम, जब तक आपकी सेकेंडरी डिपॉजिट जो हैं ये जब तक आपकी जीरो नहीं हो जाती तब तक ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। और बैंक ने कितने गुना साख का निर्माण किया है ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है बेटा आपको। एक वर्ड है जिसको जो है क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं, साख गुणक। ये बताता है आपको कि बैंक ने कितने गुना साख का निर्माण किया है। उसके पास जितना भी पैसा आया था प्राथमिक जमा, उसने उसका कितने गुना बना लिया। तो सबसे पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या ध्यान रखनी है, ये क्या कि साख गुणक और बैंकों की जगह पर नगद कोष का अनुपात जो है वो रेसिप्रोकल होता है। साख गुणक क्या है? साख गुणक जो है वो क्या है? बैंकों की जमाओं पर नगद कोष अनुपात का मतलब प्राथमिक जमा का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। 1 में जमाओं पर नगद कोष अनुपात, जो भी प्राथमिक जमा उसके पास आई है उसको कहते हैं क्या? साख गुणक। अब यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे हमने कितना माना था नगद कोष अनुपात, CRR कितना था? CRR 20% था। तो भाई ये कितना हो जाएगा? 1 में 20%। 1 में 20% को जब आप सॉल्व करोगे परसेंट हटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा। 100 में 20, तो 100 में 20 कितना आ जाएगा? 5। तो साख गुणक आपको ये बता रहा है, साख गुणक आपको ये बता रहा है कि भाई अगर बैंक ने 10,000 रुपये जमा कराए थे तो उस 10,000 रुपये की प्राथमिक जमा का 5 गुना, 10,000 का 5 गुना कितना हो गया? 50,000 रुपये। इतना जो है बैंक ने क्रिएट कर लिया, जिसमें से 10,000 रुपये तो प्राथमिक जमा के ही थे, बाकी के 40,000 रुपये ये ड्राइव डिपॉजिट है। तो इस तरीके से बैंक चलता है। तो साख गुणक क्या है? साख गुणक जो है कैश रिजर्व डिपॉजिट का रेसिप्रोकल है। कैश रिजर्व डिपॉजिट का रेसिप्रोकल, जमाओं का नगद कोष अनुपात का उल्टा, ठीक है। 1 में CRR इसको कह सकते हो, ठीक है, या 1 में CRR कह सकते हो, ठीक है, इतना चल जाएगा। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब मैंने बोला आप इसको 1 में CRR कह सकते हो, तो भाई इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है। जितना ज़्यादा CRR की वैल्यू होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा CRR की वैल्यू होगी उतना कम साख का निर्माण होगा, और जितनी कम CRR की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा जो है साख का निर्माण होगा। ये आपको ध्यान रखना है, MCQ क्वेश्चन में कंपलसरी आता ही आता है। मनी मल्टीप्लाई और CRR के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। हायर द वैल्यू ऑफ CRR, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना कम मनी क्रिएशन, जितनी कम वैल्यू होगी उतने ज़्यादा मनी क्रिएशन, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी जो लिमिटेशन है वो क्या है? साख निर्माण की लिमिटेशन, इससे जो है देश में मुद्रा की मात्रा, चलन मुद्रा साख का आधार होती है। देश में नगद मुद्रा की मात्रा जितनी अधिक होगी, बैंकों के पास नगद जमा उतनी ज़्यादा होंगी और बैंक उतनी ही अधिक मात्रा में लोन दे सकता है। जितनी ज़्यादा प्राइमरी डिपॉजिट उतना ज़्यादा लोन, जितने कम उतना कम, ये इसकी सबसे पहली हुआ है। मुद्रा की तरलता पसंदगी, ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। अगर यदि व्यक्ति अपने पास नकदी अधिक रखते हैं तो बैंकों में जमाएँ कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से मनी क्रिएशन कम हो जाएगी। लोग अपने पास पैसा क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट के अंदर ब्याज की जो दर है अगर वो कम होती है तो लोग अपने पास पैसा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। बैंकिंग आदतें का क्या मतलब होता है? जनता में बैंकिंग आदतें जितनी अधिक होती हैं, बैंकों की साख निर्माण की शक्ति उतनी अधिक होती है। मतलब जितना ज़्यादा लोग बैंकों के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे,
रोज़ पैसा जमा कराना, रोज़ निकालना, रोज़ जमा कराना, अगर ऐसी कोई आदत है, पैसा जमा कराने की ज़्यादा आदतें हैं, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मनी क्रिएशन कर पाएगा। बैंक साख निर्माण अधिक मात्रा में तभी कर सकता है जब अधिक बैंकिंग आदतों के कारण बैंकों से अधिक ऋण की मांग की जाती है, और इसके विपरीत भी। फिर है जमाओं पर नगद कोष अनुपात, कि भाई नगद कोष अनुपात क्या है, CRR। मैंने बोला जितना ज़्यादा होगा उतना कम मनी क्रिएशन, जितना कम होगा उतना ज़्यादा मनी क्रिएशन। इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी MCQ एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। फिर है अगला इंटरेस्ट रेट, ब्याज की दर। बैंक की साख की प्राय ब्याज की दर पर निर्भर करती है। यदि ब्याज की दर ऊंची है तो साख की मात्रा कम हो जाती है, और यदि नीची है तो साख की मांग ज़्यादा हो जाती है। ये सारी की सारी इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान रखनी है। वैसे तो थ्योरेटिकल है, बाकी केंद्रीय बैंकों के पास जमा और केंद्रीय बैंक की कई सारी पॉलिसी होती है, आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, जिसका यूज़ करके सेंट्रल बैंक क्या करता है, जिसका यूज़ करके सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक पे जो है लिमिट लगा देता है कि कैसे आपको लोन ज़्यादा देना है, कैसे लोन कम देना है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपकी जो है आने वाली हैं। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभार कि क्रेडिट क्रिएशन की लिमिटेशन बताइए कि इसकी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। बट आपको ये फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना है कि इसके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है, जितनी ज़्यादा CRR की वैल्यू उतना कम मनी क्रिएशन। तो ये सारा का सारा आपका चैप्टर था कमर्शियल बैंक के रिगार्डिंग। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कमर्शियल बैंक क्या है, कमर्शियल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या किस किस तरीके के अकाउंट हम कमर्शियल बैंक में ओपन करा सकते हैं, कमर्शियल बैंक क्या काम करता है, कैसे मनी क्रिएशन होती है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर समझा दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम जो है केंद्रीय बैंक के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक जो हैं वो क्या होते हैं।